देख चुके थे। पार्ट 4 में हम लोगों ने चालकता के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने। तो आज हम लोग कोल-राउस नियम का पढ़ेंगे। फैराडे के नियम पढ़ चुके थे हम पिछले लेक्चर में, तो आज हम लोग कोल-राउस का नियम पढ़ेंगे। तो कोल-राउस के नियम हम देखते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आता है फ्रेंड्स। इसको आप लोग इसकी बिल्कुल ना करें, अच्छे से समझें, बार बार लिख के समझें इसको। आप लोग बुक से भी देख लें। अगर कोई डाउट रहता है, अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट में आप बोलिए, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा इसका। तो ये बहुत बार है। तो क्या होता है कोल-राउस नियम, हम लोग देख लेते हैं। किसी दुर्लभ अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर व तुल्यांकी चालकताएं, उसमें उपस्थित धनायन व ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योगफल, किसके योगफल के बराबर होती हैं। जैसे लेमडा एम टू इन्फिनिटी, तो इसको हम तोड़ेंगे लेमडा इन्फिनिटी प्लस लेमडा माइनस इन्फिनिटी, इनका योग करेंगे, इसके बराबर रहेगा। जैसे लेमडा इन्फिनिटी के सी एल, वो CH3 COOH HT का अम्ल होता है, तो ये टूटेगा तो लेमडा इन्फिनिटी HIN में टूटेगा और लेमडा CH3OH माइनस में टूटेगा। ऐसे NaCl अगर हम देखते हैं तो NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस पे टूटेगा और लेमडा Cl माइनस पे टूटेगा। ऐसे BaCl2 अगर हम देखते हैं तो BaCl2 लेमडा, ये कोल-राउस का सिंबल होता है, ठीक है। Ba+2 होता है, +2 लेमडा इन्फिनिटी क्या होगा, Cl माइनस हो जाएगा। अगर Na2SO4 है तो ये किस पे टूटेगा, 2 लेमडा इन्फिनिटी Na+2 प्लस क्या हो जाए, लेमडा इन्फिनिटी SO4 पे माइनस होगा। तो ये इस तरीके से टूटते हैं। तो ये कोल-राउस आप इतने ज़रूरी नहीं इतने एग्जाम्पल दो, आप इनमें से कोई सा भी एक एग्जाम्पल बुक में, कोई सा भी एक एग्जाम्पल वहाँ पे दे देना, नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं कोल-राउस के नियम के उपयोग। इसके उपयोग क्या क्या हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। तो इसके उपयोग हम लोग देखते हैं। नंबर 1 है दुर्लभ अपघट्य की चालकता का मापन। जो दुर्लभ अपघट्य होते हैं उनकी चालकता का मापन। तो क्या होता है देखो, किसी प्रबल अपघट्य की चालकता को प्रत्यक्ष ज्ञात किया जा सकता है। जो प्रत्यक्ष है उसको ज्ञात किया, अतः प्रबल अपघट्य की सहायता से कोल-राउस नियम से दुर्लभ अपघट्य की चालकता को ज्ञात किया जा सकता है। तो कोल-राउस नियम से हम लोग दुर्लभ अपघट्य की सहायता से उसकी चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल की चालकता का मापन। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन में आप लोग अपना अनसॉल्व्ड पेपर उठाइए, मॉडल पेपर उठाइए, कुछ भी उठा के देखिए, ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। एसिटिक अम्ल की कोल-राउस नियम से चालकता निकाली, ऐसे करके क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया। तो इसमें हमको दिया चालकता में CH3COONA NaCl और HCl से ज्ञात कीजिए। तो हमको इन तीनों से किसकी ज्ञात करनी है, एसिटिक अम्ल की ज्ञात करनी है हमको। तो हम देखते हैं पहले लेमडा CH3COONA है जो किस में टूटेगा, देखो लेमडा CH3COO माइनस में टूटेगा और लेमडा Na प्लस में टूटेगा। समीकरण 1 हो गया। फिर लेमडा NaCl किस में Na प्लस में टूटेगा और प्लस Cl माइनस में टूटेगा, ये हो गया। अब हम देखते हैं HCl, तो HCl किस में टूटेगा, देखो ये लेमडा हो जाएगा इन्फिनिटी, यहीं पे तोड़ देते हैं हम इसको। HCl तो किस में टूटेगा, ये लेमडा H प्लस में टूटेगा और प्लस ये हो जाएगा लेमडा Cl माइनस में टूटेगा। अब आपको खुद देखो, आपको क्या बना, CH3COOH बनाना है। तो आप लोग क्या करते हैं, देखो इसको और इसको जोड़ दें, समीकरण 1 ये 3 हो गई। इसको और इसको जोड़ दें क्योंकि AHN और ये CH तो मिलके एसिटिक अम्ल बन जाएगा। तो इसको और इसको हम जोड़ दें और फिर इसको घटा दें, निकल आएगा, ठीक है। इसको अगर जोड़ेंगे तो घटा दें। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमने आपको वहीं पे लेमडा इसको HCl को हमने तोड़ा तो HIN प्लस लेमडा CLN में तोड़ दिया, इसको हमने समीकरण 3 डाल दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो लेमडा जो CH3COOH होता है ये किस में टूटेगा, लेमडा CH3COO में टूटेगा माइनस, प्लस लेमडा HIN प्लस पे टूटेगा, इतने में टूटे। तो हमको ये वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या समीकरण 1 व 3 को जोड़ देते हैं, मतलब इसको जो हमने पहले CH3COONO को तोड़ा था उन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। तो क्या हमने लेमडा CH3COONA प्लस लेमडा HCl और 2 को घटाएंगे उससे हम, तो लेमडा HCl माइनस क्या हो लेमडा NaCl। तो यहाँ पे हमको लेमडा CH3COONA प्लस लेमडा HIN इतना मिलेगा हमको, बाकी जो सब था वो कट जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, देखो लेमडा CH3COONA प्लस लेमडा इन्फिनिटी HCl माइनस लेमडा NaCl बराबर हमको मिल जाएगा लेमडा CH3COONA। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, समीकरण 4 से, ठीक। तो ये बन जाएगा। तो ये निकला है किसका, एसिटिक अम्ल का। अगर इसका कोई वैल्यू दी जाती है, जैसे
अंकों में कोई मान दिया है तो इस पर यहाँ पे रखिए आप लोग और सोल्यूशन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं कैसे मिलेंगे। तो क्वेश्चन है मेरे पास CH3COON HCl और NaCl, मतलब इन्हीं की हमको वैल्यू दे रखी। अनंत तनुता पर मान जो है ना 91.0, 425.4, 126.4 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हैं। तो CH3COOH की मोल की चालकता क्या हुई, तो इसी में हम वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट हल कर लेंगे। तो हमने ये लिख लिया, डायरेक्ट फार्मूला ये था, लिख लिया। तो इसकी वैल्यू कितनी थी 91, इसकी 425, ये माइनस किसको कर देंगे इसको, तो ये और ये हम लोग ऐड करेंगे और इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा लैम्डा CH3COOH बराबर कितना निकले 390 महो सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमने जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 516.4 आएगा और फिर 126.4 उसमें माइनस करेंगे तो 390 बचेगा। ठीक, चलिए एक हेडिंग और है उसको भी देख लेते हैं। अभिगम नांक की गणना। तो इसकी क्या होती है, नंबर 2 है ये, अनंत तनुता पर आयन की मोलर चालकता व अनंत तनुता पर अपघट्य की मोलर चालकता का अनुपात क्या कहलाता है, अभिगमनांक कहलाता है। अभिगमनांक कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, लैम्डा इन्फिनिटी 2 होता है, लैम्डा इन्फिनिटी C प्लस लैम्डा A। ठीक है, तो धनायन का अभिगमन अगर हम निकालें तो NC बराबर क्या हो, लैम्डा C अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी का ये साइन लगा होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग ऋणायन का अभिगमनांक निकालेंगे तो Na बराबर क्या होगा, लैम्डा A इन्फिनिटी लैम्डा इन्फिनिटी। तो मोलर चालकता की गणना कैसे की जाती है, देखो लैम्डा C इन्फिनिटी होता है इक्वल होता है NC लैम्डा इन्फिनिटी, समीकरण 1। तो लैम्डा A इन्फिनिटी क्या होता है, Na लैम्डा इन्फिनिटी, समीकरण 2 हो गया। तो हम समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं, देखो तो लैम्डा इन्फिनिटी बराबर क्या निकल आएगा मेरे पास, लैम्डा NC और प्लस इन दोनों को हमने जब ऐड कर दिया तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नंबर 3 हेडिंग क्या है, वियोजन की मात्रा की गणना। तो हम लोग वियोजन की मात्रा की गणना देख लेते हैं। ये किसकी गणना थी, अभिगमनांक की गणना। तो वियोजन की मात्रा की गणना कैसे की जाती है, देखो C सांद्रता की मोलर चालकता व अनंत तनुता की मोलर चालकता का अनुपात क्या कहलाता है, वियोजन की मात्रा कहलाती है। ये अल्फ़ा से डिनोट की जाती है, किससे की जाती है, अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो, लैम्डा C अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम देखते हैं चूँकि लैम्डा C बराबर क्या होता है, K मतलब कप्पा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कप्पा इंटू 1000/C मोलरता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से लैम्डा इन्फिनिटी बराबर क्या होता है, लैम्डा C इन्फिनिटी प्लस लैम्डा A इन्फिनिटी। अभी हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया था ये। ठीक, चलिए वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाए, देखो अल्फ़ा बराबर ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे हम जब कप्पा की वैल्यू रखेंगे तो K इंटू 1000 लैम्डा C की वैल्यू रख दी हमने 1000/C मोलरता अपॉन में जो लैम्डा इन्फिनिटी है वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा इन्फिनिटी 8 प्लस कितना लैम्डा इन्फिनिटी A। ठीक, तो ये मेरा क्या है, वियोजन की मात्रा की गणना के लिए फार्मूला ये है। वियोजन स्थिरांक हम लोग देख लेते हैं, तो क्या होगा, K बराबर होगा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बराबर अगर हम ले लें 0, अल्फ़ा बराबर 0 तो ये हो जाता है K बराबर C स्क्वायर अल्फ़ा, ये होता है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन एक दिया हमको 0.25 मोल प्रति लीटर मेथेनोइक अम्ल की चालकता जो है 46.1 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इसकी वियोजन की मात्रा व वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए यदि लैम्डा H प्लस इन्फिनिटी कितना दिया 349.6 और लैम्डा HCOO कितना दिया हमको 54.6 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे C बराबर हमको कितना दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है हमको, लैम्डा C की ये दे रखी और ये हमको ये दे रखा। तो यहाँ पे वियोजन स्थिरांक निकालना हमको, तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है, लैम्डा C अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी माइनस होता है। तो हम लोग वैल्यू रखते हैं इनकी हम। तो लैम्डा C की वैल्यू कितनी थी 46.1, लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू 349.6 और प्लस इसकी वैल्यू कितनी 54.5। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 404.2 और ये हो गया 46.1। तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा बराबर क्या निकले 0.1 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो K बराबर क्या होता है, C स्क्वायर अल्फ़ा होता है। तो यहाँ से C की वैल्यू थी 0.025 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया।
तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे कितना है 0.121, तो इन दोनों का जब इंटू करेंगे तो k बराबर निकल के आएगा 0.03025। ओके, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन साफ साफ है, केवल यहाँ पे हमने छोड़ दिया, वो आप लोग डिवाइड कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग तनुता का प्रभाव देख लेते हैं। क्या इसका तात्पर्य सांद्रता का घटना है, मतलब तनुता का प्रभाव होता है, इसका मतलब क्या होता है, सांद्रता का घटना है। किसी प्रबल अपघट्ट में तनुता बढ़ने पर आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इकाई आयतन में आयनों के मध्य, जो आयन होते हैं आयनों के मध्य दूरी बढ़ जाती है। आयनों के मध्य क्या बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाती है, जिससे मोलर चालकता में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, मोलर चालकता में कमी हो जाती है। किसी दुर्बल अपघट्ट में तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या में व इकाई आयतन में वृद्धि होती है। क्या होती है, किसी दुर्लभ अपघट्ट में अगर तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या में क्या, आयनों की संख्या व इकाई आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन दुर्लभ का पूर्ण आयनन अनंत तनुता पर होता है। जो दुर्लभ होते हैं उनका जो आयनन होता है वो पूर्ण आयनन जो अनंत तनुता पर होता है। अतः दुर्लभ अपघट्ट में आयनों की संख्या इकाई आयतन से अधिक होती है, अतः हम लोग बोल सकते हैं मोलर चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके जो ग्राफ होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। ग्राफीय निरूपण अगर किया जाए तो ये क्या देखो प्रबल अपघट्ट है, NaCl या KCl होता है, तो ये मोलर चालकता के लिए हमने लाइन दिखा रखी है। तो ये कुछ इस तरीके के ग्राफ बने, मतलब यहाँ से ये एक स्ट्रेट लाइन जाती है बीच से, किसी भी दुर्लभ अपघट्ट के लिए। दुर्लभ अपघट्ट क्या होते हैं, CH3COOH होते हैं, ये तनुता के लिए होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगली हेडिंग है मेरे पास चालकता का मापन। तो चालकता का मापन देखो, कोलराउस के नियम अनुसार चालकता का प्रायोगिक मान निम्न सूत्र की गणना से क्या है। जो कोलराउस नियम निकाला तो हमने क्या लैम्डा C बराबर लैम्डा इन्फिनिटी माइनस लैम्डा B√C, इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा C जो है वो क्या है, देखो C सांद्रता का मोलर चालकता है, लैम्डा इन्फिनिटी अनंत तनुता की चालकता है, B जो यहाँ पे दिया वो स्थिरांक है, और C जो दिया गया वो क्या है, सांद्रता है। ठीक, चलिए इसी प्रकार बोर्न अनसगर, एक वैज्ञानिक है बोर्न अनसगर के अनुसार B स्थिरांक का मान निम्न प्रकार निर्धारित किया जाए। जो B होती है उसकी वैल्यू निम्न प्रकार ने कैसे करते, देखो B बराबर होता है 82.48/DI की पावर 1/2 ईटा, इसको हम लोग बोलते हैं ईटा, प्लस 82.0 DT की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और लैम्डा इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम लिखते हैं लैम्डा C बराबर, यहाँ पे जो हमने B की वैल्यू निकाली वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो लैम्डा माइनस ये हमने B की वैल्यू पुट कर दी और √C हो गया। तो यहाँ पे जो D है वो क्या माध्यम का परावैद्युतांक है D, और जो T है वो क्या परम ताप है T, और ईटा क्या विकासिता गुणांक है या श्यानता गुणांक भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग है मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से चालकता का मान। ये आपको फिजिक्स में मिलेगा, बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार व्हीट से। ठीक है, ब्रिज की सहायता से। तो हम लोग देखते हैं ये इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बना होता है। ये यहाँ पे प्रतिरोध लगे होते हैं, ये सेल लगी होती है यहाँ पे R1, और ये सेल होती है मेरे पास। ठीक, ये बैटरी लगी होती है। चलिए देखते हैं। फैराडे का जो द्वितीय नियम था उसके साथ क्या, तो R1/R2 बराबर क्या होगा R3/R4 होगा। तो यहाँ से अगर हम R4 की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, देखो इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे तो R1 नीचे आ जाए तो हो जाएगा R2 × R3/R1। ठीक, तो चालकता बराबर क्या C/R4 निकल आएगा। ठीक, चलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी देख लेते हैं हम लोग। तो मानक अपचयन विभव के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बनाई गई श्रेणी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी होती है। ठीक, चलिए इसमें क्या होता है, देखो नंबर 1 हम इधर हमने सीरियल बाय सीरियल लिख रखे, तो आप लोग ऐसे ही लिख लें। ये प्रबल हैं, इतने जैसे ही नीचे घटते जाएंगे ये प्रबल अपचायक हैं, जैसे ही नीचे बढ़ते जाएँ तो क्या हो जाए प्रबल आक्सीकारक बन जाएंगे। तो जो क्या होगा, पहले नंबर है क्या लिथियम, पोटेशियम, BaCa+2 Na+2 Mg+2 Al+3 Mn+2 H2O, फिर Zn+2 Cr+2 Fe+2। ठीक है, Cd+2 निकल+2 Sn+2 Pb+2 H2O 0, H2O की क्या होती है 0, 17 हो गए। 18 Cu+2
Cu प्लस I2 Fe+3 Br+3 Br2 Ag Au प्रबल आक्सीकारक। ये क्या होता है? प्रबल आक्सीकारक होते हैं, ये प्रबल अपचायक होते हैं। मतलब नीचे बढ़ेंगे तो प्रबल आक्सीकारक। और ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से बना लें, स्क्रीन थोड़ा लेके आप लोग बना लें। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, क्या एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को रख सकते हैं? मतलब जो जिंक होता है, जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट को विलयन को रख सकते हैं? तो देखते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि जिंक का मानक अपचयन विभव Cu से कम होता है। जो Zn का जो है वो Cu से कम होता है, अतः जिंक जो है Cu से अधिक क्रियाशील होते हैं, अतः कुछ समय पश्चात विलयन ZnSO4 बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? जिंक को हम रखेंगे CuSO4 में, तो ये इसके साथ क्रिया करके क्या बना देगा? जिंक सल्फेट प्लस Cu को विस्थापित कर देगा। ठीक, एक चीज़ और देख लेते हैं। प्रश्न 2, निम्न मानों के आधार पर धातु की अपचायकता क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो K की वैल्यू K प्लस डायरेक्ट संपर्क K की इतनी दे रखी -2.93, Ag प्लस Ag कितनी दे रखी है हमको, Hg+2 Hg की इतनी दे रखी है हमको, ये हमको दे रखी है। तो हमको इनको क्या लगाना? एक क्रम से लगाना है हमको। ठीक, तो इनमें सबसे अधिक किसमें आंसर कितना? Cr+3 इतकी होगी। ठीक, तो हम इसको क्रम में अगर लगाएंगे तो क्या K प्लस डायरेक्ट संपर्क K ग्रेटर देन Mg+2 डायरेक्ट संपर्क Mg ग्रेटर देन Cr+3 डायरेक्ट संपर्क Cr ग्रेटर देन Hg+2 डायरेक्ट संपर्क Hg ग्रेटर देन Hg प्लस Ag प्लस डायरेक्ट संपर्क Ag। तो हम लोग ऐसे इसको दिखाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं हम लोग, इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा लेकिन। ठीक है, प्रश्न 3 है, एक सेल का EMF परिकलित कीजिए यदि सेल का मानक विभव कितने 1.05 वोल्ट है तथा सेल समीकरण निम्न प्रकार है। तो सेल समीकरण हमको ये दे रखा, तो ई सेल बराबर कितना दिया? 1.05 वोल्ट हमको दिया गया। तो ई सेल बराबर क्या होता है? ई सेल -0.591/n log base 10 ऑक्सीकरण बटे अपचयन। ये हम फार्मूला पीछे दिखा चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से लिख लें। ठीक है, तो 1.5 ई सेल की वैल्यू तो रख ली हमने, -0.29 कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे थे? 2 रख लिया, log 10 ऑक्सीकरण कितना था? 1.6, तो हमने वो रख लिया। इसकी वैल्यू 0.002 स्क्वायर, अपचयन स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रख लिया हम लोगों ने। तो अब क्या होगा? देखो 0. इसका हमने 2 का भाग किया तो 295 आ गया, log 10 ये वैल्यू, इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? देखो ये कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हम लोग बढ़ा लिए। तो जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 4000, 40,000 आएगा। तो हम इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या होगा? देखो ये हो जाएगा 1.05 माइनस होगा 0.295 इंटू ये 4 आगे आ जाएगा, ये बचेगा log 10 और 10। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1, तो ये हो जाएगा 1.05 माइनस 0.295 इंटू 4। तो आप लोग क्या करेंगे? इसका 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। ठीक है, और बाद में इससे माइनस कर देंगे। ठीक, आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें और अपने नोट्स बना लें। ठीक है, और नहीं तो आप वीडियो देख के ही बना लें, और आपको अगर कहीं पर डाउट होता है तो आप लोग वीडियो देख लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।